हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी इस क्लास में करते हैं सीडीपी के वो क्वेश्चंस जो आपके 2021 और 22 के एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। क्योंकि आपको पता है कि आपके इस एग्जाम में 22 से 23 शिफ्टें हुई थी और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड हुए थे। तो उम्मीद है कि जो आपका इस बार भी एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन होगा और आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए हम लोग कर रहे हैं अपनी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस क्लासेस। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा। जो लोग आ चुके हैं, क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपके लिए 2 से 4 नंबर का फ़ायदा होने वाला है डायरेक्ट इस क्लास से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। सभी लोग आंसर पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और सही ऑप्शन क्या होगा इसका। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। हो सकता है। दूसरा देखते हैं, लिखा है, स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। क्या ऐसा होता है? कभी भी ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका कट गया। अगर स्कूल की भाषा नहीं बोल रहे हैं तो आप उनके ऊपर जुर्माना लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आप काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्यों भैया कहेंगे उनसे कि आप इंग्लिश में बात कीजिए घर में। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी लोगों का हो जाएगा गलत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार। सबसे आसान क्वेश्चन है आज की क्लास का, सभी लोग सही करेंगे इस क्वेश्चन को। लिखा है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? सभी को बताना था इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन लिखा है जेंडर स्थिरता, दूसरा ऑप्शन लिखा है जेंडर समता, तीसरा ऑप्शन लिखा है जेंडर पक्षपात और चौथा ऑप्शन लिखा है जेंडर सशक्तिकरण। सभी लोग बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों ने आंसर कर लिया इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप ये बोलते हैं कि लड़के जो हैं वो कार से खेलेंगे, छोटे बच्चे हैं वहाँ पर कुछ लोग खेल रहे हैं लड़के और लड़कियाँ, आपने उनसे ये बोल दिया कि जो लड़के हैं वो कार से खेलेंगे और ये जो यांत्रिक मतलब कि जैसे कि कोई पिस्टल है, बंदूक है प्लास्टिक की, उससे खेलेंगे, जो लड़कियाँ हैं वो सिर्फ गुड़िया से खेलेंगी। तो ये सब क्या है? ये सब आएगा जेंडर पक्षपात में। आप क्या कर रहे हैं? जेंडर पक्षपात कर रहे हैं कि लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर स्थिरता। यहाँ पर जेंडर स्थिरता की बात नहीं की जा रही है कि लड़के ये हैं लड़कियाँ वो हैं। ऑप्शन नंबर 2 है जेंडर की समता, यानी कि दोनों के लिए एक समान कार्य करने का यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं किया जा रहा है कि दोनों एक समान है, दोनों दोनों ही चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों वो हर प्रकार के खिलौने से खेल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। 4 लिखा है जेंडर सशक्तिकरण, उनको आप लड़के हैं तो आपके क्या अधिकार हैं, लड़कियाँ हैं तो आपके क्या अधिकार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी बात नहीं यहाँ पे की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया था इस क्वेश्चन का उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आपकी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं जो अपने मन में ही बात कर रहे हैं, तो आपको उस बच्चे के प्रति मतलब कि क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन लिखा है, उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। हतोत्साहित करना चाहिए, ये हो गया आपका गलत, ये हो गया निगेटिव। दूसरा ऑप्शन लिखा है, दूसरा भी लिखा है हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी आपका हो गया निगेटिव। तीसरा ऑप्शन लिखा है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो शिक्षक की जिम्मेदारी क्या खत्म हो जाती है? अगर कोई बालक अपने स्वचिंतन में लगा है तो इसके बाद में शिक्षक को कुछ नहीं करना है, क्या पढ़ाना लिखाना कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो गया। सही कौन सा बचा? सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही बचा। उस बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए क्योंकि इससे उसके स्वनियमन क्या हो जाएगा? सुसाधित हो जाएगा, वो सोचेगा विचारेगा, जिससे उसकी सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर।
सभी लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। आज की क्लास में हम करेंगे 19 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि कक्षा में अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसके संदर्भ में सही नहीं होगा। आपको निकालना है यहाँ पे निगेटिव आंसर सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा देखिए लिखा है, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है। तो ये है पॉजिटिव। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। चौथा लिखा है, वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी ये तीनों आपके जो ऑप्शन हैं ये हैं पॉजिटिव में। पहला लिखा है, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण। जहाँ पे परीक्षण करने की बात हो जाएगी वहाँ पे हो जाएगा निगेटिव आंसर। यहाँ पे पूछ भी रहा था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन था निगेटिव और आंसर भी आपको निगेटिव निकालना था, तो निगेटिव आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि आपको किसी भी विद्यार्थी कुछ भी इसलिए नहीं पूछना है कि आप चेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग पढ़िए और आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे, एक बार फटाफट आंसर करिए। लिखा है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। समावेशी शिक्षा या फिर समावेशी क्लास एक वो क्लास होती है जिसमें सबकी शिक्षा सबके साथ। कहने का मतलब है चाहे बालक आपका प्रखर बुद्धि का हो, चाहे निम्न बुद्धि का हो, बालक दिव्यांग है, बालक सही है, सब कुछ सारे बालक एक साथ बैठेंगे, उनके लिए कोई अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो बताइए अब इसका सही आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन लिखा है, विद्यार्थियों के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो प्रतिस्पर्धा की भावना जहाँ पे आ जाएगी आपको काट देना, ये निगेटिव आंसर है। दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा है, लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। तो सही है, लचीला अगर पाठ्यक्रम है तो आपका सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं लिखा है, यहाँ पे अलचीला हो जाएगा। आ छूट गया, इंग्लिश में सही लिखा है इनफ्लेक्सिबल यानी कि अलचीला। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका कट जाएगा। जबकि आगे लिखा है अनम्य स्कूल कैलेंडर। अनम्य का मतलब होता है जो कभी बदला ही न जाए। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि आपके स्कूल में टाइम टेबल या फिर कैलेंडर बदलता रहता है कि आपको सर्दियों में 9 बजे आना है, गर्मियों में 7 बजे आना है। तो जो चीज़ कभी ना बदली जाए वो विद्यार्थियों के लिए सही नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए लिखा है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। सख्त तो ऑप्शन नंबर 4 आपका देखते ही कट गया। बच कौन सा गया, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का। तो सभी लोग आंसर कर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताइए सही आंसर क्या रहने वाला है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन को शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित करता है। क्या वो गुणज वैकल्य है। गुणज वैकल्य का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैथ्स में उसको दिक्कत हो रही है, सवाल लगाने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें ये नहीं होगा। दूसरा लिखा है पठन, उस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तीसरा है भाषा कौशल में, तो भाषा के कौशलों में दिक्कत हो रही है। चौथा है गति समन्वय वैकल्य। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सभी लोग देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे बालक जिनको पेन पकड़ने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गति समन्वय वैकल्य। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था इस क्वेश्चन का, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप जानते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। बच कौन सा गया इसमें से, बच गया था ऑप्शन नंबर 4। तो फिर जब 3 नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन काटने आते हैं तो आप इससे भी इसको कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखा है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कहने का मतलब है कि कुछ बालक ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में
मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, सभी लोग बताएंगे। हो भी सकता है। दूसरा देखते हैं, लिखा है इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। हस्तलिखित नोट्स का मतलब है कि आपने लिखकर उनको कुछ दे दिया, लेकिन वो देख तो सकते ही नहीं है, तो वो पढ़ेंगे कहाँ से, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, लिखा है विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग जब वो देख नहीं पाएंगे तो भैया पढ़ेंगे कैसे, ऑप्शन नंबर 3 आपका कट गया। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला देना। आपको पता है कि समावेशी क्लास कैसी होती है, बच्चों को एक साथ बिठा करके आपको पढ़ाना है, चाहे बच्चा जैसा भी हो, चाहे वो देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, विकलांग है, दिव्यांग है, कुछ भी है, आपको एक साथ पढ़ाना है, तो आप अलग और थलग उनको नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया। अब सही आंसर कौन सा बच गया, जो हमने 3 काट ही लिए हैं तो बच गया एक ही, अब वही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। लिखा है आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं जिन लोगों ने सही आंसर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लिखा है जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए, यानी आपको यहाँ पे निगेटिव आंसर निकालना है, बचना चाहिए। निगेटिव आंसर निकालना है, दिमाग में नोट कर लीजिए और उसके बाद में सभी आंसरों को पढ़िए। ऑप्शन काटने चलना, एक ऑप्शन बचेगा लास्ट में निगेटिव वाला, वही आपको लगा देना है। उम्मीद है सभी लोगों ने ऑप्शन पढ़े होंगे और अच्छी तरीके से आंसर भी कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं। लिखा है उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करें। जहाँ से वो बच्चे आ रहे हैं, जो एसटी जात के बच्चे हैं, तो जो उनकी दिनचर्या है उनको पढ़ाने में उनके दैनिक जीवन के उदाहरण को शामिल करना, ये पॉजिटिव है, ये होगा नहीं। दूसरा लिखा है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व देना और सम्मान देना, बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लिखा है पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृत को प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, ये भी सही, ये भी नहीं होगा। आपको निगेटिव निकालना था, किससे बचना है उसको, तो उसको बचना है उन संप्रत्तियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह क्या हो, अप्रासंगिक हो, यानी उनके जीवन से जिन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है उनको बच्चों को नहीं पढ़ाना है, तो इस चीज़ से बचना है शिक्षिका को, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रासंगिक है, अगर यहाँ पे लिखा होता प्रासंगिक है तो यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन आपको निकालना था यहाँ पे नहीं, निगेटिव आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, आपको यह बताना है। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से समझिए और आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और उससे संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, आपको यह बताना है। कहने का मतलब ऐसा है कि एक साइड में आपको दी गई है दिव्यांगता, यानी कि कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है, तो उसके साथ में सही जोड़ा कौन सा बनेगा, आपको ये बताना। जैसे कि पहला देखिए लिखा है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, और इधर दे दिया लंबी अवधि की फिल्में दिखाना। कोई बालक ऐसा है जो काफ़ी देर तक एक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकता या फिर नहीं बैठ सकता है। अगर आप उस बालक को 4 घंटे की पूरी फिल्म दिखा रहे हैं कुछ चीज़ समझाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। आप उसके साथ उल्टा कर रहे हो, वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो देर तक बैठ नहीं सकता, किसी चीज़ को देर तक सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो आपके लिए ये चीज़ क्या होगी, बेकार ही है, आप उसको लंबी फिल्म दिखा रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन लिखा है स्वलीनता। आगे देखिए क्या लिखा है, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या, ये हो सकता है। कि तीसरा देखिए क्या लिखा है, लिखा है पठन वैकल्य, किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो लिखा है जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। उसको पढ़ने से पहले से ही दिक्कत हो रही है बच्चे को, उसके बाद में आप उसको ऐसे प्रश्न देंगे जो कि जटिल गणना पर आधारित है, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, यानी ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है वाक बाधिता, बच्चा बोलने में दिक्कत कर रहा है, नहीं बोल पा रहा है, तो मूल्यांकन के लिए केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। आप कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो आप उससे क्या बोलेंगे कि भैया हमको सिर्फ मौखिक मूल्यांकन के लिए भेजा गया है, हम सिर्फ आपसे सुनेंगे और कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो आपको फेल कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। सही आंसर है स्वलीनता, यानी ऐसे विद्यार्थी जितना हो सके एक ही समय सारणी या फिर एक ही दिनचर्या पर उनको कार्य कराया जाए, जिनसे उनकी हैबिट बन जाएगी और उनको धीरे धीरे हर एक चीज़ याद हो जाएगी या फिर वो अच्छे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको 3 ऑप्शन
आपने अगर पढ़े होंगे हम इसका आंसर कर लिया होगा, उम्मीद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग पढ़िएगा, इसका जो आंसर निकलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग पढ़िए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला है। बहुत ही कम बच्चे सही आंसर दे पाएंगे, सबका ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो सभी लोग बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। पहले ही बता दे रहे हैं कि सभी लोगों का ये आंसर गलत होने वाला है। बहुत ही कम लोग सही आंसर दे पाएंगे, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है या फिर थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, ये कह लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। लिखा है शिक्षक को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो कथन लिखा है आपका बिल्कुल सही लिखा है और सटीक कथन लिखा है। शिक्षक को अगर कोई निर्णय लेना है विद्यालय में कुछ करने के लिए तो क्या करना चाहिए, उनको विद्यार्थियों की ज़रूर सहभागिता लेनी चाहिए और उनको हमेशा सक्रिय भागीदारिता के लिए प्रोत्साहित करता रहना चाहिए कि बच्चे हर एक चीज़ में सक्रिय रहें और सक्रियता के साथ में भाग लें हर एक चीज़ में। कारण देखिए लिखा है यहाँ पर, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अब बताइए इसमें से कारण सही है या फिर नहीं सही है। तो यहाँ पे आप ये जरूर फंसेंगे, तो सभी लोग बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, तो ये जो इसका कारण है ये हो गया आपका गलत। अब गलत क्यों हो गया तो एक बार समझिएगा इसको बड़ी आराम से सभी लोग। गलत इसलिए है, अधिगम जो है यानी कि जो आपको कोई टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा सीधे ही स्थानांतरित किया जाता है। आपको पढ़ाई जा रही है तो टीचर वो क्या कर रहा है, सीधे आपको दे रहा है। यानी कि मान लीजिए आपको लेसन पढ़ाया गया, लेसन के बारे में कुछ समझाया नहीं गया, डायरेक्ट उसके आंसर आपको करवा दिए गए बाद में जो क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो ये चीज़ क्या सही है या फिर नहीं सही, आपको ये बताना था। तो आर देखिए जो आपका लिखा है, कारण जो आपका लिखा है ये सही नहीं होगा। सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि अधिगम शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, कोई चीज़ पढ़ाने के बाद में बच्चों को डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, समझाते नहीं अच्छी तरीके से हैं। तो ये हो गया आपका गलत। ऐसा होता नहीं है क्योंकि कई तरीक़ों से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, एक तरीका नहीं तो दूसरा तरीका, दूसरा नहीं तो तीसरा तरीका। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ए बिल्कुल सही है, जबकि आर जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऊपर ये लिखा था कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन दोनों सही नहीं है तो पहला कट गया। दूसरा ऑप्शन लिखा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पे दोनों सही नहीं है तो पहला यानी कि दूसरा भी कट गया। तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा लिखा है ए और आर दोनों गलत हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया क्योंकि ए आपका सही था। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ए सही है। ए इसलिए सही है क्योंकि शिक्षक जब भी कोई निर्णय लेते हैं, कोई नियम बनाते हैं तो आपको विद्यार्थियों से ज़रूर पूछना चाहिए, उनकी सहभागिता लेनी चाहिए। शामिल करने के लिए कक्षा में क्या करना है, सक्रिय भागीदारी को आपको प्रोत्साहित करना है। तो ए बिल्कुल सही है था। लेकिन जो आपका बी है कि शिक्षक क्या करता है, अधिगम यानी कि जो भी कुछ पढ़ाता है वो विद्यार्थियों को क्या करता है, डायरेक्ट दे देता है, तो ये चीज़ गलत है। वो बच्चों को सिखाता है, समझाता है अच्छी तरीके से, उसके बाद में ही उनको क्वेश्चन करवाता है और उसके बाद में वो सुनता भी, उनको याद भी करवाता है। तो आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही इस क्वेश्चन के लिए। और आंसर की में भी आपका जो है माना गया था वो ऑप्शन नंबर 3 माना गया था, बाकी सारे ऑप्शन काट दिए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। कोई विद्यार्थी हैं, निम्न में से किसको नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं, आपको ये बताना है। लिखा है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। तीसरा ऑप्शन लिखा है जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है। चौथा ऑप्शन लिखा है जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर भी चुके होंगे, नहीं कर चुके हैं तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है उसी को आधार बनाते हैं नए ज्ञान के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 लिखा है जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक हैं। जो चीज़ बच्चे जानते नहीं है, स्पष्ट ही नहीं है उनको, तो ऐसे ज्ञान को क्या करेंगे वो आगे बढ़ा करके। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित है, यानी उनको कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ा चुके हैं टीचर हमको, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। आप उनको क्लास 3 में पढ़ाने के लिए गए लेकिन आप उनको पढ़ा रहे हैं क्लास 8 का, 9th का, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सभी लोग क्या लिखा है। लिखा है सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, नहीं पूछा गया है, निगेटिव आंसर निकालना है।
सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करिए। पहला ऑप्शन आपका लिखा है संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, पहला ऑप्शन ये लिखा है। तो बताइए क्या ये आंसर सही लिखा है फिर नहीं लिखा है। दूसरा ऑप्शन लिखा है सीखने का विद्यार्थी सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृत से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। ये तो पॉजिटिव आंसर है, लेकिन आपको निकालना है निगेटिव आंसर। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है कि सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ प्रबलित होता है और परिष्कृत होता है। तो ये भी आपका सही है, पॉजिटिव आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपके कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है, ये भी पॉजिटिव आंसर है। बच कौन सा गया? बच गया सीखने का विद्यार्थी सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है, यानी वो स्वयं अपने दिमाग में सब कुछ कर लेता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप बैठे बैठे अपने दिमाग में कोई चीज़ लाएंगे तो आप सीख जाएंगे, जब तक आपको कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका गलत हो गया कि सीखने का विद्यार्थी सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का गलत आंसर था, क्वेश्चन नंबर 12 का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन था, नेगेटिव आंसर भी आपको निकालना था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 का लिखा है निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसमें विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। तो कारण आपको नीचे दिए गए हैं, तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे विद्यार्थी असफल होते हैं, जो असफलता का कारण बनता है फिर जिम्मेदार बनता है। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है असंदर्भित पाठ्यक्रम। दूसरा ऑप्शन लिखा है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके। तीसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ। चौथा ऑप्शन लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विद्यार्थी की असफलता के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 1 करेंगे उनका बिल्कुल सही होगा, असंदर्भित पाठ्यक्रम। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जो कि बच्चों के लिए बना ही नहीं है, असंदर्भित है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर बच्चों को आप यही पढ़ाते रहोगे तो बच्चे असफल हो जाएंगे, वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सरल है, सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की ... भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगर आपको अपनी क्लास में प्रभावी शिक्षण करना है, प्रभावी अधिगम करना है, तो शिक्षार्थी की ... भागीदारिता की आवश्यकता होती है। सक्रिय होगी, विनम्र होगी, आंशिक होगी या फिर निष्क्रिय होगी। तो निष्क्रिय छोड़ दीजिए, आंशिक छोड़ दीजिए, अब बताइए क्या होगा, विनम्र या फिर सक्रिय। आप एक टीचर हैं, आप क्लास में 25 बच्चे पढ़ते हैं, आप क्लास के अंदर गए और आपकी क्लास के कुछ बालक जो हैं पढ़ने के लिए राजी हैं, कुछ बालक सो रहे हैं, कुछ बालक खेल रहे हैं, यानी आंशिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है निष्क्रिय। आप पढ़ाने गए, बच्चे आपके पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, निष्क्रिय हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब कौन सा हो सकता है? प्रभावी शिक्षण के लिए जो होगा बच्चे कैसे होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। आप जैसे ही क्लास में गए सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, एक्टिव हैं, सीखने के लिए लालायित हैं। आपने उनको कुछ बताया, उन्होंने तुरंत सीख लिया, उसके बाद में आपसे पूछ रहे हैं, आप उनको कुछ बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारिता की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका बिल्कुल सही है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमने काट दिए, और क्यों काट दिए ये भी आपको बताया है। विनम्रता से क्या हो जाएगा, विनम्रता से कुछ यहाँ पे काम चलने वाला है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका अधिसंज्ञानात्मक कौशल ... क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। अधिसंज्ञानात्मक कौशल ... पहला ऑप्शन लिखा है चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है केवल विषय वस्तु को रटने। तो केवल लग जाए आपको, उसको पहले उड़ा देना है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता है, आपको इसको काट देना, ये होगा ही नहीं। 4 ऑप्शन देखिए, लिखा है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। सभी लोग बताइए अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या करते हैं इन चारों में से। एक ऑप्शन आपका कट गया, बचा ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 4। तो सही आंसर कौन सा रहने वाला आप लोगों को ये बताना था। ऑप्शन नंबर 4 भी आप काट सकते हैं, लिखा है विकास की देरी को दर्शाते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकास की देरी को दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं, तो आप इसको काट दीजिए। अब बच गया 1 और 2, तो आपको 1 पढ़ना। देखिए लिखा है चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं अधिसंज्ञानात्मक कौशल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। क्या करते हैं, चिंतन और आपकी जो अधिगम है, जो आपकी पढ़ाई चल रही है, जो आपका लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी कि नियमित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा।
जो ऑप्शन नंबर 2 है वो लिखा है संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका कट जाएगा यहाँ पर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। सभी लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर कर दीजिए एक बार। क्या होगा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कहने का मतलब है कि गलतियां जो होती हैं बच्चों से, उसको लेकर के इनमें से कौन सा कथन सही है। त्रुटियों के बारे में पूछा गया है। जब बालक पढ़ने जाता है विद्यालय में तो वो गलतियां करता है, तब जब वो गलतियां करता है तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। जो आपका पहला ऑप्शन है वह है प्रक्रिया में अधिगम की त्रुटियां कोई भूमिका नहीं होती। बालक को पढ़ा रहे हैं उसके दौरान जो गलतियां हो रही हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। क्या ये सही हो जाएगा? नहीं, ये हो गया आपका गलत। देखिए दूसरा लिखा है एक शिक्षक को विद्यार्थी के त्रुटि करने में व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। आपका कोई विद्यार्थी अगर गलती कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसको सजा और इनाम देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत होगा। इनाम और सजा का क्या मतलब है यहाँ पर, कोई विद्यार्थी अगर गलती कर रहा है तो। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। लेकिन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, सक्षम नहीं होते। तो अब इसमें बच कौन सा गया, बच गया आपका ऑप्शन नंबर 3। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। जो बच्चों की गलतियां हो रही हैं, जब आप उनको बताएंगे कि बच्चा इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, इसकी जो लाइन है थोड़ी ऊपर करनी थी यहाँ पर, या फिर 2 और 2 6 नहीं होते हैं, कितने होते हैं 4 होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे गलतियों में सुधार करेगा और आपका जो अधिगम है वो कैसा हो जाएगा, एक अर्थपूर्ण अधिगम में धीरे धीरे बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करिए एक बार इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए लिखा है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। तो सभी लोग बताइए एक बार। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए आपका लिखा है संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, जबकि हमें निकालना है पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन लिखा है सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन आपका लिखा है नकारात्मक संवेग, जहाँ पे नकारात्मक आ जाए आपको ये भी कर देना है, यहाँ पे भी नकारात्मक है, यहाँ पे भी, क्योंकि हमको पॉजिटिव आंसर ही निकालना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिन लोगों ने आराम से पढ़ा होगा और समझ गया होगा नकारात्मक का मतलब भी नहीं होता है, तो आपको नहीं वाले सारे ऑप्शन यहाँ पे काटने थे क्योंकि पूछा गया यहाँ पर पॉजिटिव आंसर। तो आपके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं है 1 के अलावा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था क्वेश्चन नंबर 17 का, उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है सभी का बिल्कुल सही निकला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए एक बार। हमारी इस क्लास को सभी के पास में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये क्लासें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट देखने के लिए देखना, एक भी शब्द भी नहीं बदला होगा। हो सकता है कि ऑप्शन भी ऐसे ही देखने को मिल जाए आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है, आपको यह बताना है। कोई एक विद्यार्थी है, वो कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है परिहार उन्मुख महारत, क्या हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है लक्ष्य प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये भी हो सकता है। चौथा ऑप्शन लिखा है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, तो परिहार वाले दोनों ऑप्शन आपको काट देने हैं। बच गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 और 3, लिखा है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। मतलब कि जो विद्यार्थी है वो किसी भी लक्ष्य में क्या करना चाह रहा है, महारत हासिल करना चाह रहा है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट अपना करना चाह रहा है, इसलिए पढ़ रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 लिखा है लक्ष्य प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, तो इन दोनों में से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्य प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही होगा क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पे पूछ रहा है। लिखा है एक विद्यार्थी कुछ संपत्ति के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। तो यहाँ पे लक्ष्य उसका है
कि उसकी कोई जिज्ञासा है, कोई इच्छा है, वो क्या है, उसका लक्ष्य है। तो लक्ष्य प्रदर्शन की दिशा में वो आगे बढ़ रही है। अगर अपनी उस इच्छा के बारे में जानने के लिए वो किताब पढ़ रही है तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। महारत यहाँ पे हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो किताबें इसलिए नहीं पढ़ रही है कि उसको विद्वान बनना है, वो किताब इसलिए पढ़ रही है, यहाँ पे जो किताब पढ़ी जा रही है इसलिए पढ़ी जा रही है कि उसको कोई इच्छा हुई है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने की, तो वो जानकारी को जानने के लिए किताब को पढ़ना उसने शुरू किया है। इसीलिए क्या हो गया, उसका एक लक्ष्य था कि हम इस चीज़ के बारे में जानकारी लेकर ही रहेंगे। तो लक्ष्य प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सभी लोग इसका सही आंसर करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सभी लोग बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, आपको ये बताना है। क्या कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन है? तो कठोर बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका देखते ही कट गया। दूसरा देखिए लिखा है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो सकता है, लेकिन हमें बाकी भी ऑप्शन देखने हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 लिखा है परीक्षा की और उसके लिए सीखना, मतलब कि आपने जो भी कुछ बच्चों को सिखाया है सिर्फ वो परीक्षा के लिए सिखाया है कि जाइए हमने जो भी कुछ आज तक पढ़ाया जाइए आप लोग एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं बचा आपके जीवन से। तो यह हो गया आपका गलत। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, तो योगात्मक तरीकों को आकलन करने के लिए अपनाना, ये भी आपका गलत हो गया। सही कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या था? बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है, आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये चीज़ बोली गई है कि बच्चों के मातृभाषा को बढ़ावा देना है, साथ साथ में हमें लोकल लैंग्वेज के साथ साथ में हमें ऐसी भी उनको भाषा सिखानी है जो कि बहुभाषिकता, यानी इंग्लिश हो गया, बंगाली है, मराठी है, बिहारी है, इन सब के साथ साथ में हमें नेशनल लैंग्वेज हिंदी भी उनको सिखानी है और इंग्लिश भी सिखानी है। तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पर आपको हमारी ये पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, सीडीपी है या फिर हिंदी पेडागोजी है या फिर एवीएस है, तो आपको किताब से भी कम कीमत पर नोट्स उपलब्ध हैं। आप जाइए विजिट कीजिए ऐप के ऊपर और वहाँ पर नोट्स भी ले सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो पेपर भी वहाँ पर पड़े हुए हैं सारे, तो आप पेपर भी लगा सकते हैं और एनसीईआरटीज भी बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ऐप के ऊपर बहुत कुछ मिलने वाला है आपको फ्री में, तो सभी लोग डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में ऐप अच्छा लगे तो आपको 5 स्टार रेटिंग भी देनी है वहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।